हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य के बारे में। जब हम कहते हैं कि स्वास्थ्य सबसे आवश्यक है, तब हम ये भी जानते हैं कि यही एक ऐसा विषय है जिसको हम सबसे लाइटली लेते हैं। सरकारों के सामने भी ये विषय बार बार आया, लेकिन मंत्री जी, सरकारें भी अक्सर इस विषय को बहुत ही लाइटली लेती रहीं, और यही वजह है कि जब आपके सामने सीएचसी पीएचसी में सुविधाओं की कमी सामने आती होगी तो आपको लगता होगा कि पहले इस पर और काम होना चाहिए था। लेकिन जब कोरोना आया तब एहसास हुआ कि इस पर जितना ज्यादा निवेश करेंगे उतनी ज्यादा सुविधा प्रदेश में होगी और प्रदेशवासी उतने सुखी रहेंगे। खास बात यह है जयप्रताप सिंह के बारे में कि इनके अंदर एक अच्छे डॉक्टर के सारे गुण हैं। सबसे पहली बात तो यह कि जैसे ही डॉक्टर आपकी नब्ज देखता है तो मुस्कुराकर बात करता है, आधी बीमारी तो उसी से दूर हो जाती है। मंत्री जी भी बात मुस्कुराकर करते हैं, कुछ कठिन सवाल भी होते हैं, कुछ परेशानियां भी जटिल होती हैं, लेकिन उनका हल निकालने का प्रयास आप करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और पहला सवाल वही जो सबके जहन में इस वक्त है कि कोरोना को लेकर क्या स्थिति है। जो आंकड़े आ रहे हैं, आज हमने देखा कि तकरीबन 2,60,000 के आसपास टेस्ट हुए पिछले 24 घंटे में, और जो मामले सामने आए वो 165। ये राहत तो देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्रदेशवासियों की चिंता यह भी है कि एक बार और यही फेस आ चुका है जब आंकड़े घट रहे थे और लोगों ने फिर अनलॉक शुरू हुआ और लापरवाही शुरू कर दी। तो आपका क्या संदेश है, क्या तैयारी है? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने मुझे यहाँ पर मंच पर बुलाया और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए और कोविड की बारे में जानकारी लेने के लिए। आप सभी लोग जानते भी हैं कि हम पिछले 2 साल से कोरोना का पहला लहर और कोरोना का दूसरा लहर, अब उसको मेडिकल टर्म्स में अगर कहेंगे, पहला लहर तो आपका जिसको एक नंबर्स के माध्यम से उसको डिफाइन किया गया, सेकेंड लहर को डेल्टा कहा गया और थर्ड लहर की जो थोड़ी बहुत संभावना है उसको डेल्टा प्लस कर दिया है। तो ये सेकेंड लहर से किसी तरह उभर के जिन कठिन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश निकली और अपना लगातार, चाहे वो 2020 में था या 2021 में था, हमने अपना टेस्टिंग की क्षमता सबसे पहले आगे बढ़ाते ही रहे। न्यूनतम पर आने पर भी 2020 के अक्टूबर नवंबर में भी हमने टेस्टिंग अपना आगे बढ़ाया और हम टेस्टिंग 3,56,000 3,60,000 तक हम उसको कायम रखे। उन समय में भी जब हमारा अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में सबसे ज़्यादा संख्या आ रही थी। 24 अप्रैल को आप जानते भी हैं कि 38,000 केसेस प्रतिदिन हमारे आ रहे थे जी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए टेस्टिंग करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, ट्रीटमेंट करना, संसाधन बढ़ाना, ये हमारा प्रबंधन का गुण था। प्रबंधन आदरणीय योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में लगातार हमने इसको और रिफ़ाइन किया, हमारा सिस्टम को और रिफ़ाइन किया। जो कमियां थी उस बार की, उसको इसमें हमने ठीक किया। इस बार की कमियां को एडवांस में हमने तीसरे लहर की तैयारी, जैसे हमारे विशेषज्ञ बताते हैं अभी तक, उनके कहने पर हमने पीडियाट्रिक आईसीयू, सभी मेडिकल कॉलेजेस, जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड कुछ सीएचसी पर हमने ऑलरेडी उसको कर दिया है। और अभी जो हमारा न्यूनतम स्तर पर अभी 190 शायद, मुझे आज 170 हमने शायद देखा था आज का फिगर जो था प्रतिदिन का। और टेस्टिंग जैसे आप बता रहे हैं 2,67,000 लगभग हो रहा है। 5,75,000 पार हम कर भी चुके हैं, जो अभी तक हम पूरा टेस्टिंग कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये लगातार एक बना रखना, इसको अभी भी हम मेंटेन करते हैं, क्योंकि हमारा फोकस अब चला गया है महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश में जो नए केसेस निकल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपना फोकसिंग उन सभी रेलवे लाइन के स्टेशन पर, ईस्टर्न यूपी में जो सबसे ज़्यादा हमारे प्रवासी मजदूर का आना जाना रहता है, तो रेलवे स्टेशंस, बस स्टेशंस एंड एट रैंडम इवन एयरपोर्ट्स पर भी हमने शुरू कर दिया है। टारगेटेड टेस्टिंग हमारा नीचे लेवल पर, रिक्शा वाला, कुरियर सर्विस, बाजार, सब्जी मंडी, माने हर एक जहाँ भीड़ भाड़ इलाका, वहाँ का हमारा प्रयास है कि यहाँ पर फोकस करते रहेंगे। निकलेंगे कोई केसेस तो उनको हम परीक्षण करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे अभी इसमें चल रहा है और अभी हम करते रह रहे हैं इसमें। ठीक, लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें सुधरी हैं। जो दूसरी लहर आई उसमें जो स्थिति लोगों के सामने बनी, ऑक्सीजन की भारी कमी थी,
विरोधी दल तो ये भी आरोप लगाते हैं कि शव जो है वो घरों में सड़ गए, बदबू आने लगी, इस तरह की स्थितियां देखी। तो ओवरऑल मैं ये जानना चाहता हूं कि स्वास्थ्य महकमे ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इससे सबक क्या लिया, कि क्या मोटे तौर पर हमें एक बड़ा निवेश चाहिए स्वास्थ्य के सेक्टर में, क्योंकि महामारी है या बीमारी है वो बता के तो नहीं आएगी, किसी व्यक्ति को परेशानी बता के नहीं आएगी, तो इसके लिए हमें तैयार कितना रहना है। बहुत सही बात आपने कहा। ये जब मैं 2 साल पहले मैंने जब इस विभाग को कार्यान्वयन किया था, तो मेरा पहले ही ये ध्येय था कि इसका जो बजटिंग है इसको एटलीस्ट जीडीपी का 3 to 4% हमको बढ़ाना चाहिए। एक्चुअल फिगर आप देखेंगे तो विदेशी में अन्य देशों में 8% से ऊपर होता है उसका कॉस्ट, उसका जो बजटिंग है एज पर जीडीपी। हम देश में अभी 1% से भी कम कर रहे हैं, और अब आवश्यकता है कि हमको एटलीस्ट 3 to 4% हमको आगे बढ़ाना चाहिए। इस बात को मैंने उत्तर प्रदेश के 2020 के बजट में भी रखा था। उस समय कोरोना आ चुका था जब पहला बजट रखा था, उसके बाद सेकंड बजट में भी हमने इसको आगे बढ़ा के काफ़ी हमने बढ़ाने की कोशिश किया था, रखा भी था। वो भी फिर हमारा कोरोना में सब चला गया क्योंकि हम उसको हैंडल नहीं कर पाए। अब उसके बाद जो संसाधन की कमी हुई वो मात्र आपका कोरोना वायरस का बदलता हुआ रूप जो हमने देखा 2021 में, जिसके वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ, आपके टेस्ट में नेगेटिविटी आने लगा, चाहे रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर में नेगेटिव आया, और 10 दिन के बाद आपके लंग्स इन्फेक्ट होने लगा और आदमी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उस बात को ध्यान में चलते उसी समय पूरे अप्रैल के समय में पूरे देश में ये किल्लत आ गई कि ऑक्सीजन की कमी होगी। जो ऑक्सीजन हम रेगुलर अपने हॉस्पिटल के यूज रखते थे सामान्य ऑपरेशन के लिए, उसका कम से कम 100 गुना ज़्यादा आवश्यकता होगी इस देश के अंदर। और उसका प्रबंध करने के लिए केंद्र सरकार को सभी मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से उसका अलॉटमेंट, उसका प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, उसका अलॉटमेंट करना राज्यों को, हम सबको अलॉट हुआ था, इंक्लूडिंग मेडिसिन बाद में, एंड इंक्लूडिंग बाहर से 50,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन को इंपोर्ट भी करके देश में विभिन्न प्रदेशों में बांटा भी गया था। यहाँ तक ये पूरा कंट्रोल करना था क्योंकि ये जल्दी में हमको करना था, तब जाके हम इसको किसी रूप तक इसको हम कंट्रोल कर पाए। और इसके अलावा जो इस वक्त सबसे प्राथमिकता है सरकार की, केंद्र सरकार भी कह रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार भी कह रही है, और वो ये कि टीका लगवाइए, जागरूकता के लिए अलग अलग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन टीका की क्या कमी है, क्या वैक्सीन की कमी है? कुछ जिलों में इस अभियान को रोकना भी पड़ गया। टीका लगाना तो अब एक प्रकार से अनिवार्य हो गया। टीका के बारे में जो केंद्र का पॉलिसी था, हम सभी लोग जानते हैं कि केंद्र ने अब पूरा टेक ओवर कर लिया है। उसका सप्लाई केंद्र सरकार को हर एक राज्य को सप्लाई करना है। पहले बीच में जो हम लोग अपने संसाधन से खरीदे थे वो अब समाप्त हो गया। अब केंद्र सरकार हमको 18 to 44, 45 प्लस जो भी टीका है वो हमको सब सप्लाई करेंगे, वो सप्लाई भी कर रहे हैं। आज के दिन थोड़ी सी कमी इसलिए हुई है कि हमारा जो 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका अभी प्रोडक्शन के विस्तार नहीं हो पाया, उत्पादन उनका अभी बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया। ये भी जानकारी है कि सीरम इंस्टीट्यूट उनका 6 करोड़ का उनका महीना में उनका प्रोडक्शन होता है। बायोटेक कोवैक्सीन का आपका 1 करोड़ होता है। उनमें कुछ अब संसाधन बढ़ने लगा है। आज के पेपर से आपको मालूम भी हो गया होगा कि मोडेना को भी आज हम लोग ने परमिशन दे दिया है। उसके साथ स्पुतनिक 5 को भी परमिशन पहले से मिला है, जिसका अभी इंपोर्ट आ रहा है। डॉक्टर रेड्डी ने अभी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, जिसके कारण से उनको प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ को देखते हुए सभी प्रदेशों में थोड़ी सी कमी आ गई है, और वैक्सीन की कमी का एक हमने दूसरा रूप भी लिया है। कमी होते हुए भी हमारा जो मेन रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, जो बच्चों का इम्यूनाइजेशन हम करते हैं रेगुलर, ट्यूसडे एंड सैटरडे को ये हमारा पहले से कार्यक्रम चलता था, ये हमारा काफ़ी दिन से पिछड़ गया था। इसकी लाइन लिस्टिंग करते हुए हमने 2 दिन इसमें निकाल लिया है कि अब हम रूटीन इम्यूनाइजेशन पहले कर लें, जितने भी बच्चे हमारे छूटे हुए हैं, क्योंकि वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट IMR और MMR को सिस्टम को गवर्न करता है। जो हमारे परसेंटेज है इन्फेंट मोर्टेलिटी का और मैटरनल मोर्टेलिटी का, वो इन्हीं सब कार्यक्रम की वजह से वो सपोर्ट बेस होता है हमको। तो हमने 2 दिन का हमने रूटीन इम्यूनाइजेशन उन सभी बच्चों का जो छूटे हुए थे इतने कई महीनों से, आशा वर्कर के द्वारा, आंगनवाड़ी के वर्कर के द्वारा इसको क्लियर करके वो हम हॉस्पिटल में करना शुरू कर दिए हैं। 2 दिन बाद हमारा फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है। एक बड़ी समस्या जो समझ में आई वो है हेल्थ वर्कर्स की कमी।
ख़ास तौर से अगर हम नर्सों की संख्या के बारे में बात करें तो जितने पद हैं उन पे भी नियुक्ति नहीं है, इसकी कोई ख़ास वजह है? जबकि स्थितियां इस तरह की हैं कि आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं उनकी भी मदद आपको लेनी पड़ रही है। इस समय तो हमको सब मिला के आउटसोर्सिंग भी साथ में चल रहा है। एग्जिस्टिंग जो पद हमारे हैं जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉयज़, ये जो पहले से हमारे परमानेंट पद है, इस पर डॉक्टर्स की नियुक्ति समय समय पर लोक सेवा आयोग के द्वारा एमबीबीएस डॉक्टर्स के रूप में हमारे यहाँ बराबर आते रहते हैं। इधर हमने पॉलिसी चेंज करने के बाद हमारे पास कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के भी पोस्ट पहले से ही थे, तो 3620 डॉक्टर्स का स्पेशलिस्ट पोस्ट का लोक सेवा आयोग से हमने क्लियर करवा दिया। परीक्षा होने जा रही है लोक सेवा आयोग में और बहुत जल्दी हमको लगता है अगस्त तक हमको अच्छे मात्रा में वहाँ डॉक्टर मिलना चाहिए। उसके लिए नियमावली भी हमने काफ़ी ठीक कर दिया है। उनका जो कैडर बना के उनका सीनियरिटी और ये सब जब हमारे संवर्ग में आते हैं तो कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होता है कि आप सीनियर हैं, जूनियर हैं, पीएमएस के लोग ऐसा है वैसा है, उस सब को हमने पूरा शिथिल करते हुए काफ़ी चीज़ों को सुधार करते हुए ये मुझे लगता है अगस्त तक हमको स्पेशलिस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें हमारे हल हो जाएंगे। अब ये काफ़ी दिन से चल रहा था, मैं जानता हूँ थोड़ी देरी तो हुई है जी। जितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं हम कर रहे हैं उसमें। नहीं, आप डॉक्टर्स की तो बात कह सकते हैं कि भाई जितने मेडिकल कॉलेज होंगे उसके अनुपात में आप डॉक्टर्स बना सकते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी करा सकते हैं, लेकिन नर्सेस जो अपनी एक तरह से डिग्री कर चुके हैं उनके पदों पर भर्ती में विलंब हो रहा है, आपको लगता है? हाँ, थोड़ा विलम्ब हो रहा है उसमें। वो अधीनस्थ सेवा और लोक सेवा दो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन सबको परमानेंट पोस्ट जो हमारे होते हैं उनको करते हैं। तो डॉक्टर्स का होता है लोक सेवा आयोग और पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स का होता है अधीनस्थ सेवा आयोग से। दोनों में पिछले कई वर्षों से कंप्लेंट्स के माध्यम से जांचें हो रही थी। जांचें समाप्त होने के बाद उनके सब पूरा बोर्ड को चेंज किया गया, नया चेयरमैन बैठा और उसकी जो प्रक्रिया अब जाके शुरू हुई है तो उसमें कई विभागों के कर्मचारियों के साथ में हमारे पैरामेडिकल के लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, ये सब उसमें अब आ रहे हैं और इनका भी नियुक्ति इनका भी जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो ये माने कि चुनाव से पहले ये प्रक्रिया में आ जाएंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि हमने 4 लाख से ज़्यादा रोजगार दिए हैं पिछले 4-4.5 साल में, तो ये प्रक्रिया चुनाव से पहले आप लोग कर लेंगे कि अगले में वादा लेके जाएंगे कि इतनी नर्स भी भर्ती करेंगे? नहीं, इसमें देखिए प्रयास तो हमारा है कि 6 महीने के अंदर इसको कर लिया जाए। इसमें कोई वादा नहीं है, वो तो हमको भरना ही है। वो चाहे आज हम रहें इस सत्ता में, चाहे कोई दूसरा सरकार आए, भरना तो है। वो हमारा पार्ट ऑफ माई वो है, हमारा जो सिस्टम है उसमें तो है ही, इसलिए हमको तो भरना है। तो प्रयास तो ये है कि 6 महीने के अंदर हो जाए। जो प्रवासी श्रमिक आए थे उनकी स्किल मैपिंग जिस तरह से सरकार ने की, और सरकार ने ये भी सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों को स्किल मैपिंग के जरिए रोजगार मिला है, सुप्रीम कोर्ट भी तारीफ कर रहा है, तो क्या इन चीज़ों का असर आपको लग रहा है कि चुनाव में होगा? जी बिल्कुल होगा। जब ये देखिए जब ये प्रवासी मजदूर आए थे, लगभग 32 से 35 लाख के मजदूर जब आने लगे थे, तो हमने सिस्टम जो जनरेट किया था, हर एक जनपद में क्वारंटीन सेंटर था, उनका इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ऑक्सीमीटर एंड उनका विभिन्न एंटीजन टेस्ट एंड उससे हम लोग उनका वो करते थे। जब उनको हम उनका कंप्यूटर पर उनका नाम लिखते थे तो उनका जो स्किल होता था, वो ड्राइवर हो सकते हैं, वो बढ़ई हो सकते हैं, माने कारपेंटर हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं, वो अलग अलग तरीका के लोग जो मुंबई, दिल्ली और अन्य पंजाब जैसे जगह में बहुत सारे लोग ऐसे निकले थे, तो उनका स्किल मैपिंग करके हमने कंप्यूटर में डाल दिया था। और जैसे जैसे उद्योग जब हमारा पुनः 2020 में शुरू होने लगा तो बहुत सारे उद्योग ने हमसे टाई अप करके उत्तर प्रदेश सरकार के साथ ये इस तरह के स्किल को लोग मांगे भी थे, तो हमने उनका तैयारी करके जितना हो सकता था वहाँ भेजे थे और काफ़ी लोग को इसमें एडजस्ट करने का मौका भी मिला था। बिल्कुल। एक फिर से मैं कोरोना पे आ रहा हूँ, ये जो तीसरी लहर कही जा रही है उसमें एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि हो सकता है कि इसका असर बच्चों पर ज़्यादा हो, और जब हम देखते हैं तो बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बाल रोग विशेषज्ञ जो है उनकी कमी है, तो ऐसे डॉक्टर्स पर कुछ फोकस कर रहे हैं, कुछ विशेष प्रयास हो रहा है? पहली बात तो जो विशेषज्ञ और जो वैज्ञानिक ने इस बात को कहा था, अब उसको बहुत ज़्यादा उन लोग ने अब कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता शायद नहीं है या इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों में, मगर क्योंकि पहले ये बात आ चुकी थी तो मुख्यमंत्री के निर्देशों पर हमने सब तैयारी भी कर लिया था और हमारे पीडियाट्रिक आईसीयू पीडियाट्रिक डॉक्टर्स का ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट हमारे लखनऊ में पहले से हमने लगभग 1 महीना पहले मैं खुद जाके उसको संचालित कराया था
और 24 के बैचेस में एवरी डिस्ट्रिक्ट से 24 पीडियाट्रिक डॉक्टर्स का ट्रेनिंग फ्रॉम पीजीआई, केजीएमयू एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से भी एक मॉड्यूल्स बना के लगातार इनका ट्रेनिंग करके ये अपने जनपद में जाके वहाँ के नीचे के जो डॉक्टर्स हैं हमारे पीडियाट्रिक से जुड़े हुए उनको भी ट्रेन करते जा रहे हैं। तो ये लगातार चल भी रहा है, तो मुझे लगता है ऑलरेडी 60% तो पूरा हो गया है और ये लगातार चल रहा है, अभी ये जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। जितना सर सरकार काम करती है, स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है, उतना ही प्राइवेट सेक्टर भी आपके हेल्थ के सेक्टर में मदद करता है। लेकिन लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बिल जो हैं वो अनाप शनाप होते हैं। और जब आगरा जैसी घटना हम देखते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन को लेकर एक तरह से प्रयोगशाला बना दी गई, वहाँ के डॉक्टर्स का खुद एक वीडियो वायरल हुआ, फिर उस अस्पताल को बाद में एक क्लीन चिट मिल गया जो जांच की गई उसके बाद। सवाल इसी बात का है कि कैसे इन सारी चीज़ों को लेकर नकेल कसी जाएगी, चाहे वो बिल हो या फिर लापरवाही हो या वो जानबूझकर अगर प्रयोगशाला बना डालें अस्पताल को तो भी। इसमें तो हम लोग इस बार देखे थे कि आपदा में भी अवसर निकालने वाले इस तरह के चिकित्सालय, इस तरह के एम्बुलेंस सर्विसेज, इन लोग ने जनता को काफ़ी लूटा। और जब हम लोग के संज्ञान में सब आने लगा तो उसके लिए एक रेट फिक्स किया गया, इन सभी अस्पतालों की चेकिंग की गई। अगर उनके बेड्स के हिसाब से, उनके मानक के अनुसार उनके डॉक्टर स्टाफ नहीं है तो उनके खिलाफ हम लोग ने एक्शन लिया। जिन लोग का कंप्लेंट मिला कि उन्होंने इतना ओवर चार्जिंग किया है, एडवांस में पैसा लिया है, उनके खिलाफ चार्जेस लिए, एफआईआर फाइल हुए, उनके हॉस्पिटल्स को सील किया गया। एंड इसी तरह एम्बुलेंस सर्विसेज भी जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चार्ज कर रहे थे उसको भी रेगुलेट करके हम लोग ने एक एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्टेंस के आधार पर एक तय कर दिया मानक कि इससे ज़्यादा आप ले नहीं सकते, अगर कोई लेगा तो उसका शिकायत होगा तो आपका एम्बुलेंस को भी जब्त कर दिया। तो ये चीज़ें थी। आपदा में अवसर निकालने वाले हमारे समाज में बहुत सारे लोग मिलेंगे और उसमें हॉस्पिटल ने जिस तरह से लूटा पब्लिक को उसका हमको अच्छी तरह से ध्यान भी है। आगे ये न हो इसके लिए हमने कड़ाई से इसका पालन भी किया और आगे भी हम देखते रहेंगे। कुछ और बीमारियां हैं जो कोरोना की जब हम बारे में चर्चा करते हैं तो कुछ और बीमारियां पीछे छूट जाती हैं, जैसे कैंसर है। टीबी को लेके भी अभी सरकार ने एक नई जो पहल की है उसमें मैं देख रहा था कि आशा कार्यकर्ताओं को आप लोग 500 रुपए देंगे कि वो टीबी के मरीज को ढूंढ कर बताएं। तो ये आवश्यकता पड़ रही है, मरीज सामने नहीं आ रहे, क्या स्वास्थ्य विभाग की इसके पीछे कोशिश है? नहीं, देखिए टीबी का एक्टिव केस फाइंडिंग ये हमेशा हमारा नीचे लेवल का आशा वर्कर जो हमारे सबसे ज़्यादा कांटेक्ट उन गाँव और उन फैमिलीज़ में रहता है उनका, और उनके साथ आशा वर्कर का न सिर्फ टीबी का है, उनके पास प्रेगनेंसी का भी है, उनके पास रूटीन इम्यूनाइजेशन का भी है, उनके पास अब कोरोना का भी हो गया है, उनके पास दस्तक अभियान में जेई का भी देखना है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ उनका इंसेंटिवाइज हो गया है, उसी इंसेंटिव के आधार पर ये सारे एक्टिविटीज़ को देखते हैं। टीबी का हमारा पिछले साल काफ़ी नुकसान हुआ कोरोना के नाते और इस साल भी हमारा नुकसान हुआ। मैं लगातार पर्सनली उसमें मैं लग के मैंने एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए एक एक जनपद का मैंने स्टडी किया है, कौन से टीबी जो हमारे लाभार्थी है जिनको मेडिसिन मिलता है कितने उसमें से सर्वाइव किए कि नहीं। कोरोना में बहुत सारे टीबी पेशेंट्स भी उनके मृत्यु हो गई थी क्योंकि उसका सिस्टम आपका वीक हो जाता है, इम्यून सिस्टम आपका टोटली वीक है और टीबी से जैसे ही जब वो आपके फेफड़े में चला जाता है तो आपका मृत्यु होना स्वाभाविक है। तो इस तरह के पेशेंट्स को ढूंढना, आगे न्यू एक्टिव केसेस को ढूंढना, उनको फिर हमारे उसमें निश्चय पोर्टल से जोड़ना एंड प्लस जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो लोग इसको टीबी के ट्रीटमेंट करते हैं 100% उनको उस पोर्टल पर अपना पूरा देना। ये हमारा एक्टिवली हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं पिछले कई महीनों से। कोरोना जब भी था तब भी और अभी भी हम उसको मॉनिटर करते हैं, इसकी मीटिंग्स करते हैं। जनपद में जाके टीबी का स्पेशली मैं निकाल के उसका देखता हूँ कौन से आपके लाभार्थी के नाम है, उनके एक आध मैंने फ़ोन भी किया है पता लगाने के लिए वो जीवित है कि नहीं, उनको दवाई मिलता है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के माध्यम से ये 2025 तक हमको टीबी का उन्मूलन करना है, टीबी को समाप्त करना है। इसके लिए हम 2 साल हमारा जो नुकसान हुआ है या 1.5 साल नुकसान हुआ है इसको पुनः हम बहुत गति देने जा रहे हैं और पूरी तरह इसको लग के हम करेंगे इसमें। ठीक, यानी 2025 तक टीबी उन्मूलन आप लोग करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि ये जो सीज़न है जो बरसात का शुरू हो रहा है उसके साथ साथ बहुत से रोग एक साथ बढ़ेंगे, तो संचारी रोगों को लेकर तो मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी दावा है आप लोगों का भी कि अच्छा काम हो रहा है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे पूरा पूर्वांचल ग्रसित रहा है, इस वक्त क्या मौजूदा स्थिति है?
इसकी स्थिति तो काफ़ी ठीक हो चुकी है, क्योंकि हम अंतर विभागीय समन्वय करते हुए संचारी रोग का जो हमारा एक बहुत बड़ा मीटिंग होता है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ये लगातार पिछले 4 महीने में एक बार हम लोग करते हैं। अभी जल्दी हमारा अभी हुआ भी था, और इसका बल्कि कल के दिन 1 तारीख से इसका फिर दोबारा दस्तक अभियान के माध्यम से लॉन्च होगा। अब हमारा जापानीज एंसेफेलाइटिस जो 2020 में जब कोरोना आया, तो उसमें एक चीज़ हमने बहुत साथ में किया था, इंटर डिपार्टमेंट जो हमारा जो समन्वय था, उसमें जब जब कोरोना का लॉकडाउन हो रहा था या उस समय जो बंद थे, हमने सैनिटाइजेशन एंड सफाई और फॉगिंग पर बहुत ध्यान दिया। गांव स्तर तक नालियों को साफ करना, वहाँ सैनिटाइजेशन करना और वहाँ फॉगिंग करना। तो जब आप उस स्तर पर जा रहे हैं शहर में या गांव में, तो आपके ये सब मलेरिया एंड इसके सारे केसेस कम होने लग गए, जिससे लास्ट ईयर भी 2020 में बहुत कम केसेस आए थे, 2021 में भी इसको हम मेंटेन करते रहे कि बहुत कम आ रहे हैं। 38 जनपदों में हमारा ईस्टर्न यूपी का ये जिसमें प्रभावित है। अब तो मुझे लगता है 2 या 3 केसेस हमारे पास अभी तक आए हैं। इसमें कालाजार को भी जो हम ईस्टर्न यूपी में बिहार के बॉर्डर से जोड़ते हैं, उसमें भी न्यूनतम आ रहा है। फाइलेरिया का भी केसेस अभी हम शुरू करने जा रहे हैं 12 तारीख को। इसका भी लगातार हमारा वो जांच होता है 16 जनपद में, उसका हम 12 जनपद में उसको हम देखते हैं। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, जापानीज एंसेफेलाइटिस, एईएस, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब इस बरसात में आते हैं। इसको सबको हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए सफाई का, सैनिटाइजेशन का और फॉगिंग का जो लगातार हम करते जा रहे हैं, इस पर बहुत एम्फोसिस दे रहे हैं, जिसके कारण से ये जितने भी बीमारियां हैं बहुत कम अब बढ़ के आ रहे हैं। इसको लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम लोग। एक अभी वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐलान हुआ बजट का, लोन गारंटी स्कीम, उसमें 1.1 लाख करोड़ जो रुपीस हैं उनका आवंटन किया गया, जिसमें कहा यह गया है कि हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ खास तौर पर है। बहुत सामान्य ब्याज दरों पर यह लोन मिल सकेगा 100 करोड़ रुपए तक का। इससे क्या फायदा मिलेगा, ये इसको सरल भाषा में आप बता सकते हैं? देखिए 2021 का केंद्रीय बजट जब प्रस्तुत हुआ था फरवरी में, तो 127% मेडिकल का जिसको आप चिकित्सा का जो बजट होता है उसको प्रधानमंत्री ने बढ़ाया था। उसका इम्पैक्ट हम सभी प्रदेशों को जाने वाला था। इधर कोरोना के बाद से कई चीज़ें हुआ जिसमें हमारे अपग्रेडेशन, हमारे हॉस्पिटल्स के नीचे पीएचसी, सीएचसी लेवल पर काफ़ी अपग्रेड हुआ। एक तो पीएम केयर फंड से हमारे ऑक्सीजन के बहुत सारे प्लांट्स आए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आए। एमपी, एमएलए एंड अलग अलग प्रतिनिधियों ने अपने अपने फंड के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमको हेल्प किया। तो इससे हमारे हॉस्पिटल में अपग्रेडेशन हुआ। दूसरा, हम अपने संसाधन से लैब्स एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं, तो हमारे आरटीपीसीआर लैब्स और उसके साथ अन्य लैब जो संचारी रोग के विभिन्न टाइप के बीमारियों को भी जांच कर सकें, ये भी लैब्स हमारे ऑलरेडी 45 हमारे स्थापित हो चुके हैं मेडिकल कॉलेजेस लेके। और बाकी हम अपने जनपद से हम लोग अपने जनपदों में हम अपना हेल्थ सर्विस का भी लैब स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ एक दूसरा 20 बेड का से लेके 50 बेड तक हम एक संचारी रोग या विभिन्न टाइप के इस तरह के डिजीज़ के लिए वो भी व्यवस्था रखने जा रहे हैं। तो सब मिला के जो नए नए उपकरण अब आना है हॉस्पिटल्स को, एटलीस्ट हमारे हेल्थ सर्विस में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर सीटी स्कैन, एमआरआई, आपका डायलिसिस हमारा लगभग अब सभी जगह जनपद में हो रहे हैं। इस तरह के जितने भी हैं हमारे न्यू पैथोलॉजिकल लैब्स जो होते हैं, पैथ लैब जो होते हैं, ये सब करने के लिए हमको काफ़ी हो रहा है। और अब हम नीचे स्तर तक हमारा इम्पैक्ट होगा कि जो गांव के बीच में एक सब सेंटर, हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाने के लिए, जहां हमारे एक्टिविटीज़ जो डिलीवरी से जुड़ा हुआ, जो संचारी रोग से जुड़ा हुआ और जो प्राइमरी सर्विसेज जो मेडिसिन देने के लिए, ओपीडी करने के लिए, अब हम उस तरह का व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसमें सब सेंटर, हेल्थ वेलनेस सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड सीएचसी, ये मेन फोकस हमारा होगा जो एकदम नीचे गांव तक जाएगा। और इसी को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं अभी। ठीक, अब कुछ सवाल सरकार की सेहत पर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो इसलिए क्योंकि जितने भी विपक्षी दल हैं जो पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, बीजेपी भी चुनाव की तैयारी में है, उनका पहला जो आक्रमण है वो हेल्थ सेक्टर को लेकर है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है, कोरोना में असफलता सरकार की रही है और इसने सरकार की छवि को बट्टा लगाया है। वो इसी के इर्द गिर्द अपने आक्रमण का आधार बनाकर चल रहे हैं। उसको किस तरह से आप लोग फेस करेंगे? अब जब कोरोना
का वैश्विक महामारी जब प्रारंभ हुआ था 2020 में, तब तो किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने के लिए। जो सत्ता में जो दल बैठती है, जो सत्ता में हम लोग रहते हैं, हमको तो काम करना पड़ता है। कैसे हम उसका मैनेजमेंट करें, कैसे उसका मृत्यु कम करें, कितना संसाधन बढ़ाएं, ये तो जो भी होता है उस जगह पर, उस कुर्सी पर बैठता है, उसको करना ही पड़ता है। उस समय किसी ने कुछ नहीं बोला। जब एकदम न्यूनतम पर आ गया तो कुछ आवाज़ उठने लगी। आवाज़ उठते उठते देखा कि 2021 में फिर दोबारा लहर आ गया, तो फिर आवाज़ बंद हो गई। 2021 में समाप्त होने लगा तो अब फिर चुनाव भी आ रहा है 6 महीने में, तो लिहाजा ये तो बात सही है कि विपक्ष का आवाज़ फिर उठेगा। और उठेगा किस पर? तो कोरोना का महामारी का मैनेजमेंट पर उठेगा, चिकित्सा के सुविधाओं पर उठेगा, जिसको वो लोग छोड़ के गए थे पिछले 20, 30, 40 साल से, जर्जर हालत में छोड़ के गए थे। उसका अब पूरा आधार, उसका पूरा बोझ हमारे ऊपर है। उसको सही भी करना है, हमारे डॉक्टर्स के माध्यम से कोरोना को लड़ना भी नहीं है। इतने सारे हमारे नेशनल प्रोग्राम चलना है, उसको भी देखना है, और डिजीज़ को भी कम करना है। ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ गया, और हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करना है। मैं आपको यहाँ तक बता सकता हूँ, मैंने कम से कम एटलीस्ट 33 ऐसे PHC एंड CHC देखा है अलग अलग जनपदों में, जो बिल्कुल गड्ढे में बना हुआ है। गड्ढे माने कि एकदम गड्ढे में पानी चारों तरफ। अब उस समय के लोगों का धारणा था कि भाई हमको हॉस्पिटल चाहिए, तो आपने ज़मीन तो अच्छा दिया नहीं, बना के आपने छोड़ दिया। अब कहते हैं हम लोगों के फ़ोटो दिखा के कि आप चलाइए इसको, पानी पूरा भरा हुआ है। गलत आप लोग निर्णय लेते हैं। तो अब विपक्ष को तो कुछ बोलना है। अब 6 महीना नहीं बोलेंगे तो फिर वोट कौन देगा उनको? अगर अखिलेश यादव वे कह सकते हैं कि वो भाजपा का टीका था, बाद में उनको कोरोना हो गया, अपने घर में दुबक के बैठे रहे, फिर बाहर निकल के पीछे दरवाजे चले गए हमारे सिविल हॉस्पिटल में, चुप्पे से वहाँ पर उन्होंने टीका भी लगा दिया, और फिर कहा कि ये तो भारत का टीका है। अब फिर आके अब बोल रहे कि नहीं, अब इसमें सब पूरा गड़बड़ है। तो हम तो बिल्कुल ओपन है। हमारा तो एक एक फिगर पारदर्शिता पर है। हमारा तो एक एक फिगर के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर हम कोई फिगर छुपाते नहीं थे, या तो डेथ का फिगर हो, या पेशेंट का फिगर हो, होम आइसोलेशन का, निगरानी समिति का। हमारा इतना बड़ा प्रबंधन का व्यवस्था है कि हम एक एक चीज़ प्रतिदिन हम मॉनिटर करते हैं। आज के एवरी डे, आज के टीम 11 के और टीम 9 के बैठक में, और उस पर मुख्यमंत्री जी कहीं कोई छोड़ते नहीं हम लोग को। हर एक चीज़ हम लोग को ईमानदारी से दिखाना पड़ता है। तो विपक्ष तो बोलेगा तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं, बोलते रहे, अपने चुनाव की तैयारी करें। तो आप लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जनता ये बातें समझती है और जनता को आप लोग समझाने में सफल रहेंगे। लेकिन आपके क्षेत्र में प्रोटोकॉल को लेकर भी समस्या है। सांसद हैं जगदम्बिका पाल, वो अधिकारियों को खरी खोटी सुना रहे हैं कि आप सांसद जी के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जो नेताओं की आपसी अनबन है या अधिकारियों के साथ जो दिक्कत है, उसको कैसे दूर करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार हैं, और हम 13 करोड़ के लोग हैं। उसमें हम सांसद हैं, हम विधायक हैं, हम मंत्री हैं, हम केंद्रीय मंत्री हैं, हम सामान्य वर्कर हैं, हम बूथ का अध्यक्ष हैं। हमारा परिवार में झगड़ा तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, झगड़ा होता है, मगर हम सब लोग एक हैं। अपने अपने हक के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं। किसी का कद बड़ा होता है, किसी का कद छोटा होता है, मगर मूलतः हम सब कार्यकर्ता हैं। कोई समस्या नहीं है। जब चुनाव आएगा तो हम लोग एक साथ हाथ मिलके हम लोग सब लड़ाई लड़ेंगे और अपना चुनाव फिर दोबारा जीतेंगे। इसलिए छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तनाव सिर्फ छोटे लेवल पर है कि प्रदेश लेवल पर भी? क्योंकि वहाँ भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बैठकें करनी पड़ रही हैं, और कहा जा रहा है कि ऑल इज़ वेल। नहीं, एवरीथिंग इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। बट संगठन की बैठकें हमारे पिछले बार भी 2017 के पहले शुरू हो जाते हैं, कम से कम साल भर पहले। ये चुनाव क्योंकि कोरोना के प्रभाव में है, इसलिए अब हमारे संगठन की बात करें। जैसे मैं खुद अपना उदाहरण देता हूँ, हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर बना रहा बीजेपी का, हमारे 5 मंडल है, उसके अंदर 90 to 93 हमारे बूथ अध्यक्ष है। उनके साथ मेरी बैठक हो गई है। लगातार मैं उनके साथ उनके गांव पर जाना शुरू कर दिया, और ये सभी हम विधायक कर रहे हैं जो चुनाव में लड़ते हैं। तो तैयारी अपनी होती है, दिशा निर्देश ऊपर से होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हमारे बड़े बड़े नेता हम लोग को समय समय पर अपना चिंतन मनन अपना वो देते हैं, उद्बोधन देते हैं, वो हम लोग सब करते हैं काम में। तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, क्या आपको लगता है कि अफसरशाही खेल बिगाड़ेगी? क्योंकि जो नाराज़गी है लोगों की, या ये कहिए जनप्रतिनिधियों की, आपकी पार्टी के भी कुछ लोग दबी आवाज़ में ये कहते हैं कि हमारी सुनवाई कम है, अफसर ज़्यादा काम करते हैं, या ये कहिए कि अफसर उनसे पूछे बिना काम करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है जिस तरह से आपने उल्लेख किया। जो हमारा डेमोक्रेसी सिस्टम में जो सिस्टम अपनाया गया है, जनता चुन के अपने पार्टी को या अपने नेता को भेजती है, जो अपना सत्ता बनाती है बहुमत आने पर।
और काम करने वाला ब्यूरोक्रेसी जिसका वर्गीकरण आप खुद जानते हैं कि आईएएस, आईपीएस और नीचे स्टेट्स में पीसीएस और उनका कैडर अलग होता है। हम जैसे योजना बनाते हैं, हम विधेयक बनाते हैं या जो भी हम करते हैं, नीति बनाते हैं, उसका क्रियान्वयन तो ब्यूरोक्रेसी करेगा और उस क्रियान्वयन को करने के लिए हम लोग अलग अलग पद पर बैठ के उसका मॉनिटरिंग करते हैं। नीचे तक वो हमारा योजना पहुँचे, उस गरीब तक पहुँचे या जो भी हमारा योजना जहाँ तक भी पहुँचे, वो सुनिश्चित करना हमारा काम होता है। ब्यूरोक्रेसी को उसको वहाँ पर क्रियान्वयन करने का उनका दायित्व होता है। तो इस तरह का कोई व्यवस्था, माने इस तरह का कोई शिकायत नहीं है कि वो नहीं सुनते हैं। जो जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक रहते हैं और उसके नीचे आपके एसडीएम जो स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो जो माननीय विधायक होता है सत्ता का, 100% उसकी बात तो सुनी जाती है। विपक्ष का, मैं तो विपक्ष में रह चुका हूँ इतने दिन, तो मुझे मालूम है, मैं 7 बार का हूँ, तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि विपक्ष में रह के कितना काम हम लोग का होता था, नहीं होता था। अक्सर जब आप सत्ता में हैं तो सत्ता में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती होने के लिए, तो ऐसा बहुत ज़्यादा शिकायतें नहीं होगी। कहीं कहीं थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है, मगर उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक, हम 2022 के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक चुनाव अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चल रहा है। उसमें तकरीबन 21-22 जिले ऐसे हैं जहां आप लोग निर्विरोध हो गए और समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग जारी निर्वाचन आयोग से शिकायत कर रही है कि ये ज़बरदस्ती है, लोकतंत्र की हत्या है। तो इस तरह के चुनाव के पक्ष में है बीजेपी, क्योंकि आप ही लोग पिछली सरकारों में ये आरोप लगाते थे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव ऐसे तो कम से कम नहीं होने चाहिए। तो हमने तो कोई कुछ इसमें तो किया नहीं, निर्विरोध हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर वो समीकरण बना होगा वहाँ पर उन जनपदों में जहाँ निर्विरोध होने की बात है। मैं तो खुद गवाह हूँ उस समय का, जब समाजवादी पार्टी ने मेरे सामने गोली चलाया, हमारा कैंडिडेट खड़ा था और उसको अंदर जाके नामांकन नहीं करने दिया, हमारे कैंडिडेट को किडनैप किया बहुजन समाज पार्टी के। हम लोग तो उस समय विधायक थे। उनका कल्चर हम लोग देख के वो कल्चर से थोड़ा मिलान करते हैं। अगर कोई निर्विरोध हो गया तो हमारा आपसी समीकरण से, बातचीत से हमारा निर्विरोध हुआ होगा। बाकी बहुत से अभी कंटेस्ट में है, 3 तारीख को अभी कंटेस्ट में तो काफ़ी जनपद है अभी है। अगर आपने कहा 21 जनपद में निर्विरोध हो गया, तो बाकी तो हमारे अभी 73 या 74 जनपद तो है ही जो कंटेस्ट में 3 तारीख को रहेगा। उसमें हो सकता है कि हम लोग सब न जीतें। वो आरोप लगा रहे हैं कि आप अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस सामने खड़ी कर दी। अब जिस पार्टी ने यही अपनाया था, अधिकारी को लेके अपना पूरा गुंडागर्दी करते थे, वो सब वही करते थे बेईमानी, तो जिसके दिमाग में वही है तो वो तो यही कहेगा, आरोप तो हमारे पर भी वही लगाएगा, क्योंकि उनका कल्चर ही वही है। हमारा कल्चर तो डिफरेंट है, सब लोग जानते हैं। हम लोग तो उस तरह का किसी भी इसमें वो प्रयास नहीं करते, ना हम लोग करते हैं इसमें। इस तरह का गतिविधियों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक मुद्दा महंगाई का भी बहुत बड़ा है, और वैसे भी जब हम स्वास्थ्य की चर्चा कर रहे हैं तो शरीर में खून का संचालन बहुत आवश्यक है। ठीक ठाक चल रहा है तो शरीर भी ठीक चलता है। और आप लोगों पे ये आरोप है कि पेट्रोल और डीजल आपने इतना महंगा कर दिया कि जनता का खून सूख जाता है 1 लीटर डलवाने में। 100 तक रेट पहुंच रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के लोग जानते भी नहीं हैं और बहुत कम लोग इस पर चर्चा भी करते हैं। बहुत साल पहले 2016-17 में, या उससे भी पहले, काफ़ी साल पहले तत्कालीन केंद्र सरकार ने जब ऑयल बॉन्ड्स खरीदे थे और ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट करे थे, और तब उन्होंने ऑयल ख़रीदा था उन सऊदी अरेबिया जहाँ से भी खरीदते, बहुत दूसरे रेट्स पर ख़रीदा था। तो ये ऑयल बॉन्ड्स का उनको पेमेंट करना है इंटरेस्ट सहित। वो पेमेंट आपका 2021 से शुरू हो जाता है। एक तो उसका असर है ही, दूसरा इसको टोटली ओपन कर दिया था, माने इसमें सब्सिडी तो है नहीं, ये पिछले सरकार के समय से ही ओपन हो गया था। तो इसका कॉस्टिंग तो उस आधार पर होता है कि आपको जो ऑयल के रेट्स हैं उसी आधार पर वो करना है। तीसरी बात आ जाती है कि हम कितना उस पर टैक्स लगा सकते हैं और उस टैक्स का होता क्या है। तो आपको याद होगा अटल जी के समय में भी जब इस पर टैक्स लगता था तो इसका सारा पैसा निकल के वो गोल्डन क्वाड्रेंगल जो आपका शुरुआत में हुआ था, एक्सप्रेस वे बनने का पूरे देश में एक माला बनने का था, वो बहुत सारे काम उसमें हुए थे। ये टैक्स का जो लेवी है इसको आज भी ये चल रहा है, क्योंकि इसमें से जो पैसा निकलता है, इसी में से कोरोना का भी पूरा हम लोग ने इंतजाम किया, पीएम केयर फंड से भी माध्यम से, उसके बाद भी इसको किया गया। तो ऐसे बहुत सारे काम में ये टैक्स निकलते हैं। अब चौथी बात आ जाती है कि आज भी इसको किया गया, तो ऐसे बहुत सारे काम में ये टैक्स निकलते हैं। अब चौथी बात आ जाती है कि इसमें आसान पाने के लिए तो हम जैसे स्टेट्स लोग ने भी अपना एक्साइज लागू कर दिया, एक्साइज या जो भी कहते हैं उसमें वो लागू कर दिया उसमें। तो वो भी जो मिलता है स्टेट को, क्योंकि स्टेट का जीएसटी, स्टेट का सब कुछ काम रुक गया,
उस पैसे से उनका विकास का काम वो भी होता है। तो ये अलग अलग देखने की तरीका होता है। एक तो इसका महंगाई होता है, अगर आप महंगाई देखें कि 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल हो गया है, पर आप गाड़ियों का सेल तो देखिए, आखिर में तो हम लोग को तो नहीं खरीदना चाहिए, किसी को भी नहीं खरीदना चाहिए, मोटरसाइकिल्स नहीं बिकना चाहिए, कार नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि इतना महंगा हो गया है। फिर भी आप देखिए नंबर ऑफ सेल्स आप मोटरसाइकिल्स का, जो मीडियम क्लास के लिए मांगा जाता है कि भाई मोटरसाइकिल एंड कार्स का, जी। उसकी तो संख्या बढ़ते जा रही है। नहीं वो है एक समस्या तो है। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन आप ही लोग जब विपक्ष में थे तो प्रदर्शन के तरह तरह के तरीके आप लोग अपनाते थे, चाहे गैस सिलेंडर लेकर हो, चाहे साइकिल पर निकलना हो, चाहे बैलगाड़ी पर निकलना हो। आपके कुछ मुख्यमंत्री भी, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान साहब, वो भी साइकिल चलाते थे। तो ये दो विजन कैसे आ जाते हैं? और दूसरी बात ये भी कि जो टैक्स आप कह रहे हैं, तो टैक्स पहले भी सरकार लेती थी और वो भी कहती थी कि देश के विकास में लग रहा है। आप भी कह रहे हैं जो टैक्स लिया जा रहा है वो देश के विकास में लग रहा है। आप कह रहे हैं गाड़ियां ज्यादा खरीदी जा रही हैं, तो कम से कम उस किसान के बारे में तो सोचिए। आप पेट्रोल अगर स्थायी कर दें कि ठीक है इससे गाड़ियां चल रही हैं, तो उस किसान को जिसको पंप चलाना है, जिसको अपने डीजल से ट्रैक्टर चलाना है, जुताई करनी है, बुआई करनी है, उसके लिए कोई रियायत नहीं। किसान के लिए तो बहुत सारे रियायतें इस सरकार में, केंद्र सरकार के माध्यम से तो हो रहे हैं, जिसमें आपके 3 आपके कृषि बिल भी अभी इसमें पास हुए थे। किसान को अच्छा दाम मिले, किसान को अपना जो उत्पादन का जो भी एमएसपी रेट है उसको देखिए। अब की पहली बार पूरे देश में बहुत भारी मात्रा में, मुझे पास फिगर्स नहीं है, हम लोग उत्तर प्रदेश में ही 55 लाख मेट्रिक टन हमने खुद ही अपने यहाँ खरीदा है, और केंद्र सरकार का तो बहुत बड़ी तादाद में, जिसमें मैक्सिमम आपका पंजाब, हरियाणा और एक और प्रदेश का ज़्यादा संख्या में खरीदा है। उनको सीधा उनके खाते में उतना पैसा गया है। प्लस आपका जो फर्टिलाइज़र है उस पर आपका सब्सिडी है। आप बीज अगर खरीदते हैं और अपने सरकारी गोदाम से बीज खरीद के उसको आप अपने पंजीकरण वाले नंबर पर अपलोड कर देते हैं, वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। आपको कीटनाशक दवाई का पैसा वापस मिल जाता है। उसका एक सिस्टम बना हुआ है। तो हर चीज़ में हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। ट्रैक्टर्स पर आपका, ट्रैक्टर के साथ आप अगर 4 इम्प्लीमेंट खरीदेंगे तो 80% सब्सिडी आपको मिलता है। ये सारी स्कीम्स हम लोग के बीच में चल रहा है। तो किसान का तो एक प्रकार से काफ़ी अच्छा उनको आत्मनिर्भर करने के लिए या अपने आप को करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रयास हो रहा है, और पहले से बहुत फ़र्क पड़ गया। जैविक खेती पर अब ज़्यादा अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बहुत से किसान अब सोलर पंप का आपका होता है, सोलर पंप का सब्सिडी सेंट्रल और स्टेट सब्सिडी का 23,000 आपको किसान को देना पड़ता है, जब पहले वो होता था 68,000। उसको घटा के 23,000, जब एक्चुअल कॉस्टिंग उसका 4.5 लाख रुपए होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी एंड स्टेट गवर्नमेंट से एक सोलर पंप आप लगाएंगे तो उससे आपका, अब तो मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ कि 2.5 इंच पानी उसका देता है, और उससे पर्याप्त आपका संसाधन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें को लेके और कृषि बिल को लेके बहुत सारे सुधार किसानों का हुआ है जी। ये इसमें काफ़ी चीज़ें फर्क पड़ा है। ठीक, जब आपकी सरकार आई तो एक विजन ये था कि देखिए राम राज्य, जो आदर्श स्थिति की हम बात करते हैं, वो लाने की बात थी कि हम करने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य सेक्टर में वापस आता हूँ, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि क्या हम कल्पना कर सकते हैं जो राम राज्य की अवधारणा है कि जहाँ जाएं वहाँ कठिनाई ना हो मरीज को, भले ही आप कहें कि 1 रुपए में इलाज मिलता है, 1 रुपए में आपका पर्चा बन जाता है, लेकिन वो क्वालिटी इलाज भी उसको मिल सके, उसको वो स्वास्थ्य सुविधा मिल सके जिसकी वो उम्मीद करता है। बिल्कुल हो सकता है। मुझे लगता है कि इस 2 साल में हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए हमने इतना सारे चीज़ें सीखे स्वास्थ्य सेक्टर को और आगे बढ़ाने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए। और जो संसाधन हमको केंद्र सरकार के द्वारा मिल रहा है या जो हम अपने बजट के माध्यम से कर रहे हैं, हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट 3 से 4 साल या 5 साल तो लगेगा, इसमें 2 राय नहीं है। हमारा जो पूरा फोकस है अब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके हम नीचे सब सेंटर्स और हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को डेवलप कर रहे हैं। हमारा देखिए सबसे बड़ा फोकस है स्वास्थ्य विभाग में कि IMR और MMR, इन्फेंट मोर्टालिटी और मैटरनल मोर्टालिटी को बिल्कुल कम करना, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी भी लाना साथ साथ में, एंड प्लस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने भी कार्यक्रम है उसमें इन सभी अलग अलग प्रेग्नेंट लेडीज से लेके इम्यूनाइजेशन लेके सैम और मैम बच्चे जो होते हैं, जो अंडर नरिश बच्चे होते हैं, उनको सेंटर्स में डालना, ये एक पूरा प्रक्रिया हम अच्छी तरह से जो अभी चल रहा है इसको और सुदृढ़ करने के लिए हमारा पूरा प्रयास है। और आगे चल के मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी इसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि हम एक तरफ डॉक्टर्स के मैन पावर्स का भी तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ में हम इसको भी तैयार कर रहे हैं।
अगर मौका मिलेगा मुझे लगता है कि ज़रूर हम लोग कर पाएंगे इसको। फोकस हमारा होना चाहिए कि नीचे ग्रामीण तक वहाँ पर उसको हर प्रकार का सुविधा मिले, डिलीवरीज को लेके सब जी। कुछ। जनसंख्या नियंत्रण भी फोकस में है। बिल्कुल है फोकस में। अभी हम पॉलिसी बना भी रहे हैं। अब वो 11th को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, हम सब जानते हैं। तो हमारा एवरी ईयर उसको हम मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने के बाद उसमें किस किस चीज़ों को फोकस करना है, हेल्थ में क्या अपग्रेडेशन करना है हमको, कैसे उसको हम जनरल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें, इवन एडोलेसेंट चाइल्ड का कैसे हम हेल्प करें, बहुत सारे इश्यूज उससे जुड़े हुए होते हैं। वो सब कुछ हम लोग एक साथ देखते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रताप सिंह जी। Thank you. आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे और अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि जयप्रताप सिंह जी आप प्लीज मंच पर ही बने रहें, क्योंकि हमारे बीच ऐसे कुछ कोरोना वॉरियर्स भी मौजूद हैं जिनका हम सम्मान करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी कि जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संपादक दिलीप तिवारी जी भी मंच पर आए। आमंत्रित करती हूं मैं डॉक्टर मोहम्मद असद अंसारी जी को, जनरल सर्जन हैं, ओनर हैं फोंटोन अस्पताल के, जिन्होंने कठिन समय में लोगों का समय आसान करने की कोशिश की और जो गरीब पेशेंट्स थे उनका फ्री में उन्होंने इलाज किया। टीबी के मरीजों को अडॉप्ट किया और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर।